बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपके दिन को, आपकी सुबह को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर से अपना बेहतरीन और दिलचस्प प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे कहते हैं हुसैन मलिक और शो में हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही हैं नजफ राजा। और आज के शो में हमेशा की तरह आपके लिए बहुत कुछ है, आपने कहीं नहीं जाना। लेकिन अभी हम बात करेंगे मौसम की। आइए आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क में मौसम के कई रंग बिखर गए। कहीं सूरज आग बरसाता रहा तो कहीं बादलों ने खूब रंग जमाया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर बारिश हुई। ताहम सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बादल छाए रहेंगे। और गिलगित की बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 24 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 21 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 19 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। और अब आगे चलते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां कई इलाकों में बारिश ने रंग जमा दिया। पेशावर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, नौशहरा, मानसहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कई इलाकों में बारिश, तहम बेशतर इलाकों में सूरज आंखें दिखा रहा है। लाहौर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 40 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 42 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कोयटा का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 30 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लसबेला, वाशिक, खुजदार और गिरदोनवा में बारिश की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ जिक्र करते हैं हम सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में है। सखर मिट्टी में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 40 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और कशमोल में बारिश मुतवक्के है। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्की हालात की बात करें तो मुल्की मईशत इस वक्त नए दौर में दाखिल होने जा रही है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम को गैर मुल्की सरमायाकारी और मईशत के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। फोरम में वज़ीर आज़म ने आलमी इदारों और गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि पाक फौज
अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, दूसरी जानिब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी गर्मजोशी देखने में आ रही है। पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी वफ्द की वजीर आज़म और आर्मी चीफ के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई। वजीर आज़म ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तजारती ताल्लुकात के फ़रोग और ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला किया। उधर लीगी सदर नवाज शरीफ एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासत में मुतहर्रिक होने जा रहे हैं और बलूचिस्तान के अमन के लिए बाकायदा मैदान में आ गए हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने लीगी सदर से जाती उम्रा में मुलाकात की और उन्हें बलूचिस्तान के सियासी और मौशी मसाइल हल करने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ज़राए का ये बताना है कि नवाज शरीफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि मसाइल के हल के लिए वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म को एतमाद में लेकर अख्तर मेंगल समेत दूसरे स्टेक होल्डर से भी बात की जाएगी। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपके वक्त का। जाहिर है नून लीग हुकूमत को लीड कर रही है। आपसे जानना चाहूँगी, बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या हैं और वज़ीर आज़म की क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह मसाइल को हल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल जिस तरह से आपने देखा कि बलूचिस्तान से जो वफद आया और उसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया टॉक भी की। बिलखसूस जो बलोच रहनुमाओं ने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने यही कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सीनियर सियासतदान है और सियासत में अपनी कामयाबियों का एक मकाम रखते हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाला से भी वो अपना किरदार अदा कर भी सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। और जाहिर है उन्होंने जो अपने मसाइल बताए वो दो तरह थे, एक अमन अमान के हवाला से था, दूसरा तरक्याती कामों के लिहाज से था। नवाज शरीफ साहब ने उनसे गुफ्तगू की और मुस्तकबिल करीब में वो दीगर रहनुमाओं से भी रब्ता करेंगे और ये भी हो सकता है कि अनकरीब वो बलूचिस्तान का दौरा भी करें। और जिस तरह से कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है वो सियासी है और इसको सियासी तरीके से हल किया जाएगा जी। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि जो हमारे बलूचिस्तान की सरजमीन है ये अल्लाह ताला की कुदरती वसाइल से माला माल है और नो डाउट है। और वो ताकतें जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, वो ताकतें जो पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के दर पे हैं, उन्होंने आज से नहीं हमेशा से बलूचिस्तान और हमारे दीगर इलाकों के ऊपर कोई ना कोई इस तरह की इंतशारी हरकतें की हैं हमेशा, जिससे वहाँ का अमन ख़राब हो। लेकिन अब जिस तरह से रियासत और हुकूमत कोशिश कर रही है और आपने देखा कि मिनरल कॉन्फ्रेंस में जो थी सूबों की नुमाइंदगी भी बैठी थी और बैनुल अक़वामी लेवल पर भी जिस तरह से वहाँ पर शिरकत की गई और ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है और उसमें आपने देखा कि आर्मी चीफ भी तशरीफ फरमा थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बिल्कुल, वो बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी। अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब्दुल मालिक बलोच ने लीगी सदर नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है, जो कि बड़ी बेहतरीन चीज़ है। कुछ लोग इस दरख्वास्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद करार दे रहे हैं। अब्दुल मालिक बलोच को नवाज शरीफ से आखिर दरख्वास्त क्यों करना पड़ी, क्या लगता है आपको? देखिए, बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है और इसी तरह से जो हमारी पंजाब की हुकूमत है वो भी नवाज शरीफ साहब की मशावरत के साथ चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो नवाज शरीफ साहब भी जो है, क्योंकि वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हालात के हवाला से उनका एक अपना तजर्बा है, तो जाहिर है कि ये पार्टी और मुल्की सियासतदानों के मुतालबे पर नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपना बलूचिस्तान के लिए भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। आपको याद होगा कि जो चागी के मकाम के ऊपर धमाके थे जी, जिस वक्त पाकिस्तान की सलामती का मसला था, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने फ्रंट फुट पर आकर अपना किरदार अदा किया था
और आज भी अगर नवाज शरीफ साहब ये किरदार अदा कर रहे हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब के कहने पर किरदार अदा कर रहे हैं और दीगर रहनुमाओं के कहने पर। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहसन कदम होगा, ख़ास तौर पर जो हमारे लिए चैलेंज है, जिस तरह से कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिस तरह से उन्होंने जाफर एक्सप्रेस और दीगर वाक़यात भी जो मादी में होते रहे हैं। लेकिन एक बात अफसोसनाक है कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी जो है, जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो रहा था तो उनका बयानिया जो इंडिया के मीडिया जो बोल रहा था उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे थे, जो दहशतगर्दों का बयानिया था उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मौका नहीं, ख़ास तौर पर जो अलीमा खान साहिबा ने बयान दिया कि भाई अगर खान रिहा नहीं होगा तो इस बिल को ना पास होने दिया जाए जो मिनरल्स के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी तंग नजरी है, ये तो वही बयानिया है, खान है तो पाकिस्तान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा गौहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसी हवाले से बात करूंगी, जो कल मुलाकातें हुई हैं और जो खबरें सामने आई हैं, इसे नवाज शरीफ की सियासत में वापसी करार दिया जा रहा है और समझा जा रहा है। क्या लीगी सदर दोबारा सियासत में मुतहर्रिक होने जा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि इस सवाल में मैं एक बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब तो सियासत में हैं और वो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और ख़ास तौर पर वो अपनी पार्टी की क़यादत सदर भी हैं इस पर PMLN के, और वो सियासत में किरदार अदा कर रहे हैं। जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जिस तरह से उनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो है वो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में पंजाब हुकूमत की आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने वो नामुमकिन काम कर दिखाए अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, इत्तेहादी हुकूमत के साथ, कि जो तकरीबन नज़र आता था कि शायद नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। आप देखें कि एक तरफ ये बयानिया था कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिशें की जा रही थी और दीगर उन ममालिक से कंपैरिजन किया जाता था जो तरक्की की राह में पीछे रह गए, जिनमें ज़्यादा बदअमनी है। लेकिन आज आप देखें कि महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है। बाहर की दुनिया जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और ख़ास तौर पर जो हमने मुआशी मैदान में अचीवमेंट्स की और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो क्या तरक्की की मनाजिल अल्हम्दुलिल्लाह तय करना शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब की ज़रिए क़यादत ही हो रहा है, क्योंकि इसमें मेन मशावरत वफाकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को नवाज शरीफ की रहनुमाई हासिल है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। बिजली के खास तौर पर जो रेट्स कम हुए हैं, ये तो देखे ना, ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शहबाज शरीफ साहब की शबाना रोज मेहनत है जिसकी वजह से उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि खित्ते में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी जो है वो कम तरीन सतह पर है, जो खित्ते से अगर हम कंपैरिजन करें हमारे इर्द गिर्द के ममालिक से, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी मैं ये नहीं समझता, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। बिल्कुल, बहुत सारे काम जो हैं इस हुकूमत के करने के अभी बाकी हैं। अली साहब, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम को मुल्की मैशत में तो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मादनी वसाइल में सरमायाकारी के हवाले से किन किन मुल्कों ने इस वक्त सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, और ये भी बताइएगा कि कब तक इसके जो असरात हैं, जो समरात हैं, वो आम आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे, उनकी हालत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो इस पर जो रिक्वायर्ड कानून साजी है वो की जाएगी और ख़ास तौर पर उसके साथ साथ जो हमारे अमेरिका से लेके, यूरोप से लेकर, चाइना से लेकर, बल्कि चाइना की तो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट उधर चल भी रहे हैं ऑलरेडी भी। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से कि बलूचिस्तान के अगर हम उन वसाइल को जो है वो जो कि ज़ेरे ज़मीन है, अगर हम उनको डेवलप कर पाते हैं और उनको कामयाब हो जाते हैं और इंशाल्लाह होंगे कामयाब, तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बलूचिस्तान के खजानों से ही उनके मसाइल हल हो जाएंगे। हम कर्जों से बाहर निकल आएंगे। हमारी खास तौर पर जो बलूचिस्तान की तरक्की, तामीर और तरक्की के चैलेंजेस हैं वो हम जो है टारगेट अचीव कर सकेंगे। तो ये मेरा ख्याल है आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा रोशन है। लेकिन बदकिस्मती से जो एक 4-5 साल का वो पीरियड के जिसमें पाकिस्तान में सियासत के नाम के ऊपर गुंडागर्दी की गई, चाइना का उस वक्त का सदर जो कि पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे 14 के धरनों में, उसका आना लेट किया गया,
और हर वक्त धरनों की सियासत, एहतजाज की बिला वजह जी। एहतजाज की सियासत, एहतजाज के नाम बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, आप सही निशानदेही कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और सबको इस बारे में इल्म भी है। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ थे। और बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान मिनरल्स एंड इन्वेस्टमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस हुई और इस मौके पर हमने देखा कि किस तरह से जो गैर मुल्की सरमायाकार थे, जो दीगर ममालिक थे, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान में दिलचस्पी का इजहार किया। और बताया ये जा रहा है कि 2027 तक जो है इसके समरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। जो सोना, कॉपर और दीगर मादनियात हैं वो निकलना शुरू हो जाएगी और उससे यकीनन जब पाकिस्तान को भी हिस्सा मिलेगा तो फिर आम आदमी के हालात भी बदलना शुरू हो जाएंगे। और सबसे जो बेहतर है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो सियासी क़यादत अपना किरदार अदा करे, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल में। तो बड़ी खुशाइन बात है कि नवाज शरीफ साहब इस सिलसिले में मुतहरिक हो गए। अब देखना ये कि वो कब अपना किरदार अदा करते हैं, राब्ते करते हैं, इसका इंतजार रहेगा। हम आपको आगाह भी करेंगे। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, खुशखबरी आपको देते हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है जो अभी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा मुतारिफ करवाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ये वीज़ा 5 साल के लिए कारआमद है और दरख्वास्त गुजार को बगैर किसी गारंटर और मेज़बान के मुत्तहिदा अरब अमारात में बार बार दाखिले की इजाज़त देता है। हुकाम के मुताबिक विजिटर को हर विजिट पर 90 दिन तक क़याम की इजाज़त है, जिसे मज़ीद 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह वीज़ा उन अफराद के लिए ख़ास तौर पर बड़ा मुफीद है जिन्हें माजी में वीज़ा मसाइल का सामना रहा है। हम ये देख रहे थे कि पिछले कई माह से पाकिस्तानियों को UAE के वीज़ा के हवाले से परेशानी का सामना रहा और कुछ लोग तो ये भी शिकायत करते नजर आ रहे थे कि उन्हें वीज़ा ही नहीं मिल रहा। इस पेशरफ्त को हालिया वीज़ा पाबंदियों से जुड़े खदशात में एक खुशाइन डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। इस पर बात कर लेते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा UAE की हुकूमत की तरफ से इस वीज़े को मुतारिफ करवाए जाने का मकसद क्या है और इसका अमल कब से शुरू होगा? जी, सुबह बखैर। यकीनी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल यकीनी तौर पर कुछ माह से जारी थे। तहम अगर आपको बताना चलूँ कि ये 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो है कुछ साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तहम इस वक्त अब अपडेट ये है कि इसमें कुछ चेंजिंग की है, रूल्स में कुछ नरमी की गई है खासतौर पर पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए इसकी चंद शराइत है, उस पर कैंडिडेट पूरा उतरता है तो यकीनी तौर पर उसको वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। अच्छा इमरान, ये भी बताइए इस वीज़े का मल्टीपल वीज़े का फ़ायदा क्या है और इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसों की या फ़ी की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, 5 साल का जो मल्टीपल वीज़ा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, इसको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया था सर बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जो बिजनेसमैन लोग हैं जो जिनका बार बार आना जाना होता है। यकीनी तौर पर आप अगर इसको आप अप्लाई करने की तरफ प्रोसीजर की तरफ जाए तो यकीनी तौर पर जो 5 साल का वीज़ा है उसकी अगर फीस की बात की जाए तो ये डिपेंड होता है कि आपका स्टे कितना। अगर आपका स्टे 90 दिन का है तो फिर इसकी 700 दिरहम यानी कि 50,000 रुपये पाकिस्तानी जो इसकी फीस होगी। और इसका अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसके लिए आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 माह तक वैलिड हो। इसके साथ साथ जो आपकी हालिया फोटो है वो होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो इसमें ऐड की गई है। तकरीबन 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो कि $40,000 जो है $4,000 जो है वो अमाउंट उसमें होनी चाहिए, गुज़िश्ता 6 माह तक मेंटेन किया होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज और थी जो लैग करती थी, हमेशा नहीं होती थी पाकिस्तानियों के पास, होटल रिजर्वेशन जो है वो अब मस्ट कर दी गई है। अगर आपके पास होटल रिजर्वेशन नहीं है तो आपको फिर एंट्री जो है डिनाई की जा सकती है। इमरान, इसकी कितनी फीस होगी और ये भी बताइएगा ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है? लीगल एस्पेक्ट जो सॉरी इमरान, एक तो इसकी फीस के बारे में बता दें और ये भी बता दें क्या ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, ये आप कहीं भी दुनिया में कहीं बैठे हुए तो आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहां पर जाएं या किसी भी एजेंट के पास जाएं, उनके वो आपके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान कर दिया। मुत्तहिदा अरब वैसे भी आसानियां पैदा करता है। और अब स्टेप के बाद क्योंकि पहले बिजनेसमैन जो थे वो अप्लाई करते थे, अब वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात जाते हैं वहां पर 6 महीने के लिए रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई, हमें बता रहे थे कि मल्टीपल वीज़ा जो है ये जारी कर दिया गया और बड़ी खुशाइन खबर आई। बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए जिनको पहले प्रॉब्लम हो रहा था वीज़ा के लिए, अब नहीं होगा। तो मजीद आगे चलते हैं प्रोग्राम में और आजकल बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। नाजरीन, एक और शेयर करते हैं आपके साथ, ना लगे खबरों। हाँ। गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई मस्बत और हैरान कुन खबर आई और वो ये थी कि पाकिस्तान कौमी एयरलाइन, जिसको चंद माह पहले सफ़ेद हाथी करार दिया जा रहा था और इसको प्राइवेट करने की कोशिश हो रही थी, मगर महीनों में ही ये अदारा अपने पाँव पे खड़ा हो गया।
और दावा ये किया जा रहा है कि PIA 21 साल बाद खसारे से एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया गया है। कौमी एयरलाइन ने गुज़श्ता साल 26 अरब रुपए से ज़्यादा नेट प्रॉफिट अर्न किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खुशी मुसरत का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसे वज़ीर आज़म की क़यादत का समर करार दिया और ये दावा किया कि हर समत से अच्छी खबरें आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अब्दुल्ला साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले तो मुबारकबाद दे देते हैं और फिर ये जानेंगे कि PIA 21 साल के बाद खसारे से आखिर मुनाफा बख्श इदारा किस तरह बना, ये आपने कैसे कर दिखाया और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बुनियादी तौर पर इसके पीछे दो मुहर्रिकात हैं। एक तो एक जामे इस्लाहाती जो पूरा एक प्रोसेस शुरू किया गया था PIA में गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर, जिसके अंदर कॉस्ट रैशनलाइजेशन थी, वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन थी कि हमने 30% अपनी वर्कफोर्स रिड्यूस की। उसके अलावा जो रूट ऑप्टिमाइजेशन थी इन द सेंस कि जी नुकसान वाले रूट्स को बंद करके प्रॉफिटेबल रूट्स के ऊपर फ्लाइटें बढ़ाई गई। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, छोटे छोटे खर्चों के पीछे जो उसको चेज करना था, उसके डिसिप्लिन मुकर्रर करना था। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये तो इंतजामी इस्लाहात थी, लेकिन जो बुनियादी वजह थी वो बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग थी। देखें, PIA गुज़श्ता 2-3 साल से ऑपरेशनल लेवल के ऊपर मुनाफे के अंदर आता था, जिसका मतलब यह है कि PIA अपने ऑपरेशन से तो मुनाफा हासिल करता था, लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों के जो खसारा था वो चूंकि PIA ने फाइनेंस करवाया हुआ था या वो मुख्तलिफ मालियाती इदारों से कर्ज की सूरत में हासिल किया गया था। उनकी जो सूद और उनकी जो मेन कर्ज की अदायगी थी उसका हुजम इतना ज्यादा था कि वो आपको ऑपरेशन लेवल में मुनाफे होने के बावजूद आपको कभी भी खालिस मुनाफे में नहीं आने देता था। गुज़श्ता साल प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे हुकूमत ने एक ये फैसला लिया और उन्होंने PIA की बैलेंस शीट को क्लीन करके PIA को जो उसके ऊपर जो पुराने कर्जों का हुजम था वो उसके ऊपर से रिमूव कर दिया। रिजल्टेंटली ये चीज हुई कि PIA जो है उसने इस साल मुनाफा डिक्लेयर किया। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जाहिरी बात है, बहुत ही खुशाइन बात है कि PIA ने एक साल में 26 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया और जैसे कि आप बता रहे हैं ये उसका ऑपरेशनल मुनाफा है और मजीद भी प्रॉफिट कमाने के लिए PIA इसी तरह तरक्की करती रहेगी और आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। तो नाजरीन, मजीद सेगमेंट्स और न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हमारा आज का मौजू भी इंसानी और इंसानियत से है और ज़िंदगी की हिफाजत और शरीयत के उन असूलों से जुड़ा है जिनका ताल्लुक़ है इंसानी अज़ा के अतिये से। एक ऐसा मौजू जिस पर हमारे माशरे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। हमारे मुल्क में हज़ारों अफराद ऐसे हैं जो गुर्दे, जिगर, दिल और करीने की ख़राबी का शिकार हैं, लेकिन अतिया ना मिलने के बायस वो मुनासिब इलाज से महरूम रहते हैं। यहाँ तक कि दिल की पेवंदकारी के लिए भी कई मरीज़ भारत जाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से हाल ही में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन अलामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब का बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा कि इंसानी जान को बचाने के लिए गुर्दा, जिगर, खून, हत्ता के मरने के बाद भी आज़ा का अतिया देना शरीयत के मुताबिक जायज़ है, बशर्ते ये कि अहले खाना इसकी इजाज़त दे दें। इस हसास मगर अहम मौजू और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती बहराम शाहिद साहब को। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शरीयत में इंसानी जान को बचाने के लिए आज़ा को अतिया करने का क्या तसव्वुर पाया जाता है? क्या जिंदा इंसान की तरफ से गुर्दा या जिगर का अतिया देना शरीयत के मुताबिक बिल्कुल जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। यकीनन एक बहुत ज़्यादा हसास मौजू पे आपने इनवाइट किया और जैसे मुझे दावतनामा मौसूल हुआ आपके प्रोग्राम का, साथ ही वो लिंक आया जिस पे ये ख़बर नशर हुई थी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से। ये ख़बर उसी लिंक से मैंने पढ़ी और आपके सवाल की जानिब आने से पहले कुछ बातें बतौर तमहीद मैं अर्ज़ करूँगा। वो ये है, तहकीक ऐसा मैदान है कि क़यामत तक इसका दरवाज़ा खुला हुआ, तहकीक का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होगा। कुरान पाक के अंदर 2 आयतें बड़ी ख़ास हैं इस हवाले से। एक जगह पर तो इरशाद फरमाया कि तुम्हें अगर नहीं पता तो अहले इल्म से सवाल करो, और एक जगह पर इरशाद फरमाया कि हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला होता है।
कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा नज़रिया, मेरी तहकीक, मेरा फतवा, मेरा मसला हरफ आखिर है, उसके ऊपर दरवाज़ा खुला हुआ। ये उनकी बात हो रही है जो इज्तिहादी मसाइल और इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं। और ज़ेर बहस जो मसला है इंसानी आज़ा का अतिया देने के हवाले से, ये मसला को आज से नहीं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, ये अरसे से ज़ेर बहस चला आ रहा है। जब से सर्जरी का आगाज़ हुआ, इंसान ने इस मैदान में तरक्की की, तब से ये मसला ज़ेर बहस है कि इंसानी आज़ा एक दूसरे को डोनेट किए जा सकते हैं या नहीं। यहाँ पर पहल ये बात तो क्लियर है कि जिसने भी जवाज़ का फतवा दिया उसने अतिये की बात की, फ़रोख्त की बात नहीं है। सही, ये बात तो वेरी क्लियर है कि बेचने के हवाले से किसी का भी जवाज़ का फतवा नहीं है। तो एक अरसे से दो आरा उलमा की इसमें रही हैं। एक तो ये है कि ये सख्त हराम है और एक नज़रिया ये है कि ये जायज़ है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसल का जो मसला सामने आया, जो मौक़िफ़ सामने आया, वो भी जवाज़ के हवाले से आया। लेकिन सिर्फ़ एक अभी मौक़िफ़ आया है, उसकी तफसीलात, उसकी तहकीक, उसके दलाइल जो हैं वो भी सामने नहीं आए। और तमहीद के अंदर ही कुछ चीज़ें जो उस ख़बर के अंदर से मैंने पढ़ी, जो मैंने पॉइंट्स बनाए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी। उस ख़बर के अंदर आज़ाद देने के हवाले से बात की गई, लेकिन इससे मुतालिक कोई मुस्तनद दलील पेश नहीं की गई। और उसके अंदर ये दावा किया गया कि ज़िंदा अफराद की तरफ से अतिया भी जायज़ है कि अगर ज़िंदा शख्स अपना उज़्व किसी को देना चाहे तो वो दे सकता है। हालांकि इस पर भी कोई दलील पेश नहीं की गई। हालांकि ये बड़ा हसास मसला है और ये कायदा है कि जहाँ पर इनकार ज़्यादा हो वहाँ दलाइल बड़े मजबूत इख्तियार किए जाते हैं। और उस फतवे के अंदर इस्लामी कानून है एक हराम से इलाज करने के हवाले से कि एक चीज़ अगर ममनू है जी, उसके अलावा इलाज की सूरत हाल नहीं। शरीयत ने एक कानून, एक ज़ाब्ता, फुकाहा ने एक ज़ाब्ता दिया, उस ज़ाब्ते को भी ज़ेर बहस नहीं लाया गया। उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और फिर साथ साहब, मैं आपसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, जानना चाहूँगी, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेगा। एक ये बात होती है कि कोई इंसान कहता है कि मैं अपना गुर्दा जो है किसी को अतिया करना चाहता हूँ, और एक इंसान अपनी ज़िंदगी के बाद जब वो फौत हो जाता है तो वो कहता है, वसीयत करता है कि मेरी आंखें, बिल्कुल मेरा यही दिल जुमला, जो है, मैं भी यही जुमला इन्होंने मेरे मुंह से अतिया छीन कर लिया। रहे हैं। मैं भी यही जुमला कहने लगा था। उसके अंदर ये बात की गई कि इंसान वसीयत नहीं कर सकता। जो इस्लामी नजरियाती कौंसल की खबर मैंने पढ़ी उसमें ये लिखा था जी, कि इंसान वसीयत नहीं कर सकता क्योंकि वो मरने के बाद उसे इख्तियार नहीं। अलबत्ता उसके वरसा चाहें वो उसके आज़ाद डोनेट कर सकते हैं, ये बात की गई। लेकिन इसका भी कोई रेफरेंस नहीं है कि किस चीज़ की बिना पर ये बात की गई। जब इंसान खुद अपनी चीज़ वसीयत वो नहीं कर पा रहा तो उसके वरसा किस हक से उस चीज़ की वसीयत कर रहे हैं। खुद भी उसने नहीं वसीयत की, वरसा भी मौजूद नहीं है, लावारिस है, और यहाँ ज़हनी तौर पर मुर्दा अफराद के इनके आज़ा को अतिया करने का फिर क्या शरई जवाज़ है? इसकी इजाज़त किस तरह? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ दो बातें और अर्ज करके। अच्छा, उस खबर के अंदर एक बात की गई कि मुल्क के अंदर दिल अतिया करने का रवाज नहीं, दिल देने का रवाज नहीं है। लोग बैरून मुल्क जाते हैं तो भाई इस मुल्क में तो दिल रखने का भी रवाज नहीं है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? यानी कि इस खबर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर तिश्नगी बाकी है। और हुस्न ज़न यही है कि इस पर तहकीक की होगी और हो सकता है कुछ दिनों के अंदर वो तहकीक हमारे सामने आए। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि अगर कोई बंदा लावारिस है या वारिस, बात इस तरफ आते हैं। फुकहा ने एक कायदा ये बयान किया कि इंसान अपने आज़ा का उसके अंदर उसे मुनाफे तो हासिल हैं लेकिन मिल्कियत हासिल नहीं। कोई भी चीज़ अतिया करने के लिए, हिबा करने के लिए दो शर्तें फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर, इस्लामिक लॉ के अंदर दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो चीज़ माल हो। माल का मतलब क्या होता है? जो कुछ ले दे के हासिल किया जा सकता हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान की उसके अंदर मिल्कियत हो। अब इंसान अपने जिस्म अपने आज़ा का मुनाफे, नफ़ा तो रखता है, इख्तियार तो रखता है, लेकिन उस पर वो मिल्कियत नहीं रखता। बेशुमार रिवायतें, कुरान की आयतें, अरसे से, चूँकि ये मसला आज से इख्तलाफी नहीं है, एक अरसे से चला आ रहा है। जिस तरह सूरह रूम की आयत पढ़ी जाती है इस हवाले से कि ला तब्दील लि खल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली नहीं। अगरचे इसकी मुख्तलिफ तफसीरें हैं। एक तफसीर के मुताबिक आज़ा जो डोनेट करने का जवाज़ का फतवा देते हैं वो भी यहीं से इस्तेदलाल करते हैं, जो कहते हैं नहीं देना वो भी यहीं से इस्तेदलाल करते हैं। तहकीक का मैदान बड़ा वसी है। और एक चीज़ और है, कवायद फ़िक़ही का एक कायदा है कि ज़रूरत के वक़्त हराम चीज़ें भी मुबाह हो जाती हैं, लेकिन वो बक़द्रे ज़रूरत। जो चीज़ ज़रूरत की वजह से जायज़ हो वो बक़द्रे ज़रूरत जायज़ होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मर रहा है, अब मुर्दार पड़ा है,
वो खाएगा तो बच जाएगा, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो फिर कहती है उतना खा ले जितने से मरने से बच जाए, पेट भरने की इजाज़त नहीं। अब एक इख्तलाफी मसला और एक अरसे से इख्तलाफी चला आ रहा है, इसके अंदर ये बड़ा हसास मामला है। और उस खबर के अंदर मैंने एक चीज़ और पढ़ी, वो ये था कि इसकी हमें वो करनी चाहिए, आगाही देनी चाहिए और हमें उन कब्रों की निशानदही करनी चाहिए जिन्होंने अपने आज़ा अतिया किए। ये वैसे एक सरसरी बात तो ठीक है, लेकिन फ़िक़्ह इस्लामी में इस बिना पर क़ब्र को हाईलाइट करना ये भी एक मसला है, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती। और दूसरी चीज़ ये है, गुर्दा है, क्यों हमारे जहन में आता है कि गुर्दे का इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है, दिल का इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है। हालांकि इसी दौर के अंदर हम रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे कई डॉक्टर्स आए जी, और वो इस फ़न के माहिर हैं, और वो कह रहे हैं कि वो लोग जिनके गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं और ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं, हमने इलाज किया वो रिवर्स हो गए। तो जब दूसरे तरीक़े से इलाज मुमकिन है तो हमने ट्रांसप्लांट की ही बात क्यों करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, लिकुल्ली दाइन दवाउन औ कमा क़ाल, कि हर बीमारी बाद में आती है, अल्लाह पाक उसका इलाज पहले देता है। अब लोगों को उस तक रसाई हासिल हुई है या नहीं हासिल हुई, हम जहाँ पर ये देखें ना, एक चीज़ है बक़दर ज़रूरत, अगर इसको जायज़ माने, जायज़ हो, जो हजरात उन उलमा की बात पर अमल करें जिन्होंने जवाज़ का फतवा दिया, वो अमल कर सकते हैं, क्योंकि उलमा ने फतवा दे दिया ना, वो उस पर अब उलमा का मामला और आगे अल्लाह के यहाँ उनका मामला है, वो उस पर फतवा अमल करके आगे जा सकते हैं। लेकिन ये भी देखें ना, अगर इस अमर की खुलम खुला इजाज़त दे दी जाए तो यहाँ पर गुर्बत की जो शरह है, लोग तो एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब कोई ऑप्शन बाकी ना हो फिर इस तरफ जाया जा सकता है। बिल्कुल, और इसका फैसला आप या मैं नहीं करेंगे जी, उस फन का माहिर तबीब जो शरीयत का उसूल है, और उस तबीब के लिए मुत्तकी होना जरूरी है, जो अल्लाह के हलाल और हराम को समझता हो। और बिल्कुल उसके उस तबीब के लिए ये नॉलेज रखना भी बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आपकी आमद का फिर से बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गर्मी का मौसम है और सूरज की तेज शुआएं ना सिर्फ हमारी तवानाई को निचोड़ लेती हैं बल्कि सबसे पहले असर डालती हैं हमारी जिल्द पर। और बात सिर्फ रंग खराब होने तक महदूद नहीं रहती, ज़्यादा देर तक धूप में रहने से जिल्द झुलस भी सकती है और उस पर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं और बाज़ औक़ात सनबर्न जैसे मसाइल भी जन्म ले लेते हैं। और आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों में जिल्द को तरोताज़ा और महफूज कैसे रखा जाए, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कुदरती अज्जा से हम घर में बैठे अच्छा, बेहतरीन, सस्ता और आसान सन ब्लॉक कैसे बना सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी आपा नैयर आपा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा आपा, आज हमारे लिए क्या स्पेशल लेकर आई है? सन ब्लॉक के बारे में आज आप बताने वाले, क्योंकि सनबर्न तो ये गर्मियों में सबको ही है और अभी सिर्फ आगाज है और इतनी गर्मी है। खाली सूरज में नहीं, हमें यहाँ पे भी जरूरत है जितनी रोशनी है। बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर आप इंडोर भी है ना तो आपको वहाँ पे भी सन प्रोटेक्शन चाहिए है, क्योंकि एक तो जब आप जाते हैं धूप में जाते हैं UVB जो कि UV आपकी स्किन को बर्न करती है, और एक है UVA जो आप जो है वो इंडोर बैठे हुए हैं और वो एजिंग लेके आ रही है आपकी स्किन में, आपकी स्किन को ड्राई कर रही है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि जी हम अंदर बैठे हुए हैं और हम सेफ हैं, तो सेफ तो है अल्हम्दुलिल्लाह, AC वेसी में बैठे हुए हैं। सही। उसमें यह है कि अगर आपका आउटडोर का ज़्यादा काम नहीं है तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठीक है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, मेन जो चीज़ें हैं। और अगर आपका ज़्यादा काम आउटडोर का है तो कोशिश करें 10 से लेके जो 4 बजे तक का टाइम है, जो पीक के ऊपर जो है वो सन की रेज होती हैं, UV लाइट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका आउटडोर का काम है तो आप 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद रखें, ठीक है। इस बीच में कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। लेकिन अगर मजबूरी है आपको जो है वो इस बीच में भी जो है वो बाहर निकलना पड़ता है आउटडोर में, तो अपने पास आप पानी जो है वो लाजमी रखें, और पानी जो है वो आप कोशिश करें कि लेमन पानी आप अपने पास रखें, सादे पानी की निस्बत, क्योंकि विटामिन C जो है वो विटामिन C भी आपकी स्किन के लिए, आपकी जो है वो धूप के अंदर आपकी जो भी डिहाइड्रेशन हो रही होती है उसको रिकवर करने के लिए सबसे बेहतरीन है। पसीना आता है, पसीने के जरिए आपकी जो बॉडी से मिनरल्स निकल रहे होते हैं। तो आप जो है वो अगर 1 लीटर पानी है उसमें 2 लेमन और पिंक सॉल्ट
आपने जो है वो पिंक सॉल्ट जो है वो उसके अंदर डाल के, तो ये वाला अगर आप पानी साथ बना के रख लेते हैं तो बेहतरीन है। इसके अंदर आप चंद जो है वो पत्ते जो है वो पुदीने के डाल दें, 2-3 आप खीरे के स्लाइस डाल दें, तो ये बेहतरीन पानी आपके लिए रेडी हो जाता है जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। उसके बाद जो है वो आपने अपनी स्किन को किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करना है, या आपके एक्सपोज जो एरिया हैं आपने उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है वो है सनस्क्रीन्स। ठीक है, अब सनस्क्रीन जो सन ब्लॉक सॉरी हर कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हर 2 घंटे के बाद आपने उसको लगाना है। उसके लिए मैं आपको आपने बड़ी अहम बात की है कि हर 2 घंटे के बाद लगाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह लगाते हैं और वो रात में मुंह धो रहे होते हैं और उनको लगता है कि उनकी स्किन अब बड़ी फिट रहेगी क्योंकि उन्होंने सन ब्लॉक सारा दिन लगाया है। एक तो टाइमिंग के हवाले से भी हमें आगाह कीजिए कि कितने टाइम बाद हमें वॉश करना है फेस और दोबारा अप्लाई करना है। और ये तो बात आपने बड़ी दुरुस्त की है कि अच्छे जो सन ब्लॉक है ना बहुत महंगे हैं, तो आज आप हमारे पास हल लेकर आई हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, अगर आप कोई भी सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं 2 घंटे बाद आपको उसको रिपीट करना पड़ता है और एटलीस्ट 30 SPF जो है वो मस्ट होना चाहिए। अगर ज्यादा SPF में जाता तो फिर वो वाइट कॉस्ट जो है वो छोड़ता है जो कि जो है वो अजीब सी लगती है। जेंट्स हज़रात तो जो है वो लाजमी उस चीज़ को जो है वो अवॉइड करते हैं। उसके लिए जो बेहतरीन सन ब्लॉक है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, आपने मैं इसको वाटर फॉर्म के अंदर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। ये 2 तरह से हैं। एक जो है आपने क्या करना है, आपने रोज़ वाटर ले लेना है, जैसे ये 50 ml, इतनी बॉटल आप इजीली जो है वो कैरी भी कर सकते हैं। 50 ml आपने जो है वो रोज़ वाटर लेना है। इसके अंदर 1 चाय की चम्मच आपने ग्लिसरीन की डालनी है, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालनी है और 1 टेबलस्पून इसमें एलोवेरा जेल डालनी है। ओके, थोड़े से पेपरमिंट के जो है वो आप एसेंशियल ऑयल डाल लें या पत्ते डाल लें, उससे ये कि कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। ये आपका बेहतरीन जो टोनर है ये आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा, आपका स्किन जो है वो बर्न नहीं होने देगा। तो इसको आप जो है वो फेस को वॉश करके आप इसको जो है वो फेस पे स्प्रे कर लें। इसको आप कैरी भी कर सकते हैं अपने बैग में, पॉकेट में आप इसको जो है वो रैप करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो अगर आप धूप में हैं, आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, हीट अप हो गई है, सन से बर्न हो गई, सादे पानी के साथ आप फेस को वॉश करके आप इसको जो है वो फेस पे स्प्रे करें और ड्राई होने दें। ठीक है, ये आपका बेहतरीन जो है वो, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके पोर्स को क्लॉग करे, कोई भी इस तरह की स्ट्रिकी कोई भी चीज़ें हैं इसको आप अवॉइड करें। जैसे बेस वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं या कोई इस तरह की क्रीम वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। टोनर फॉर्म में ये बेहतरीन है। बस फेस वॉश किया और आपने स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो है वो जिन लोगों के टैनिंग हो जाती है, ठीक है, सनबर्न के बाद जो है वो टैनिंग हो जाती है, स्किन जो है वो इरिटेट हो गई है, खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, ठीक है, उस पे जो है वो आप अवॉइड करें बहुत हार्श किस्म के साबुन या फेस वॉश को यूज़ करने से। और प्लस कोई भी नाइट क्रीम जो आप स्टीरॉइड और फार्मूला बेस्ड यूज़ कर रही हैं वो तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्किन और ज़्यादा डैमेज होगी ना। उसके लिए जो है ये वाला टोनर, क्योंकि गर्मियों के अंदर मैं सजेस्ट करती हूँ कि जेल बेस्ड या टोनर वाटर बेस्ड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो है वो आपके पोर्स क्लोग ना हो, क्योंकि स्वेटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और सबको उसको होना, क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर के टॉक्सिक्स है वो हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है हमारे पसीने के जरिए जो है वो बॉडी उसको जो है वो निकालती है। तो कई दफ़ा जो है ना जो लोग पसीना नहीं आने देते, सारा दिन एसी में बैठते हैं या सेंट्रल एयर कंडीशंस हैं, घर के अंदर रहते हैं, पसीना नहीं निकालते, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि जोड़ों की दर्दें और बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज, स्किन जैसे रैशेज हो जाना, एक्नी हो जाना, खारिश हो जाना, पिंपल्स वगैरह अलग से निकल आना। तो इसलिए जो है ना पसीना जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप देखें अगर आप यूरोप वगैरह उन कंट्रीज़ में जाएं तो वो सन बाथ लेते हैं, वो अगर सन बाथ वहाँ पे नहीं है तो उनके स्वाना बाथ हैं, वो पसीना निकालते हैं। और हम लोग जो है वो हाय पसीना आ गया, हाय एसी में बैठे, यानी पसीने से घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पसीना आने दें लेकिन उसके बाद हाइड्रेटेड भी रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये वाला जो टोनर है जिन लोगों की स्किन सन बर्न हो गई है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक टुकड़ा जो है वो छोटा सा आपने सपोज 1 इंच का टुकड़ा मुलट्ठी और 1 इंच का ही टुकड़ा आपने संदलवुड का
आराम से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। 50 ml वाटर है, आप इसके अंदर डाल के इसको आप जो है वो फ्रिज में रख लें, क्योंकि जो मुलट्ठी है लैक्रिक, ये आपके जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, आपके कलर को फेयर करता है, ब्राइट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। प्लस मुलट्ठी सूदिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। संदल के साथ यह है कि बहुत प्लेजेंट सा एक अरोमा और एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और थोड़ी सी और खुशबू इसके भी अंदर आएगी। मैंने जैस्मीन के मोतिये के थोड़े से फूल भी डाल दिए जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। गर्मी नहीं खुशबू बहुत अच्छी है खुशबू इसकी। ओहो। अरे। इसकी खुशबू आप सारा दिन जो है वो रिलैक्स नजफ ने लगता है अभी रहेंगे। इनके गजरे नहीं इस्तेमाल किए क्या? हाँ, ऐसे बिल्कुल ठीक। इनकी तो खुशबू ही बड़ी कमाल है जी। सनबर्न अगर आपका ये वाला इशू है तो आप जो है ये वाइटनिंग स्प्रे है आपका। ठीक है। ये आपका जो स्किन को रिपेयर भी करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा, सन टैन को भी रिमूव करेगा। सस्ता तरीन नुस्खा, इसको आप फुल बॉडी के ऊपर जो है वो इसको आप इजीली जो है वो हाँ, use तो कर अगर सकते आपके हैं। हाथ भी अगर बर्न हो गए हैं तो आप उधर भी लगा सकते उसके हैं, ऊपर- पाँव पे लगा सकते हैं, नेक पे लगाइए। जी जी जी। ठीक हो इसके बाद एक मैं आप लोगों के साथ जो है वो फेस वॉश पाउडर जो है वो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि फेस कुछ लोग जो है वो मैंने देखा है कि जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती, वो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा फेस वॉश या साबुन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी और बहुत उसके बाद गलत वो है। बहुत ड्राई हो जाती ड्राई है स्किन हो skin। जाती है। जी जी बिल्कुल ड्राई। एक प्रोटेक्टिव हमारी जो एसिड की लेयर है वो रहनी रहनी चाहिए। ये एक तो एंटी एजिंग का काम करता है जो हमारा एसिड है, और दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया वगैरह को आपके स्किन के अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। यहीं पे किल करता है। ठीक है, तो जो ये वाला फेस वॉश है ये बहुत ज़बरदस्त है, सस्ता तरीन है और बेहतरीन है। आपने क्या करना है, 1 कप लेना है मुल्तानी मिट्टी का, 1 कप आपने लेना है रीठों का पाउडर। ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा, इस तरह से रिटेल ला के इसकी जो है वो गुठली आप निकाल दें और इसका जी। पाउडर बना लें। लेकिन पाउडर ले आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये बेसिकली सोप नट है। ये आपकी ना सिर्फ जो है वो झाग बनाता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, स्किन को बहुत अच्छा नरिश करता है और ग्लो देता है, और प्लस आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब नहीं करता, मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। 1 कप मुल्तानी मिट्टी, 1 कप रीठों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच पुदीने के पत्तों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें आपने नीम के पत्तों का पाउडर। और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो 1 चाय की चम्मच इसमें आपने फटकरी का पाउडर डाल देना। अगर आपकी एक्नी प्रोन ऑयली स्किन नहीं है तो फिर आपने इसमें फटकरी का पाउडर नहीं डालना। इन्हें आप जो है वो मिक्स करके एक कंटेनर के अंदर डाल के रख लें। ये आपका बेहतरीन और फेस जब भी वॉश हमने है। इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा निकालें, पानी के साथ मिक्स जी, किया जी, और जी। अप्लाई कर लिया। अगर आप फेस पर। दही के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे, इसको दही में मिक्स करके दही आप- में भी कर जी जी, सकते हैं। दही नेचुरल लैक्टिक एसिड है, डेड स्किन रिमूवर है, एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो आप इस पेस्ट को बना के जो है वो पूरे फेस पे लेप करें, 1-2 मिनट के बाद मसाज और करते हुए आप वॉश सन कर दें। ब्लॉक में हमारे पास यही सारी चीजें हैं, और डू वी हैव अनदर वन? सन ब्लॉक के अंदर एलोवेरा जेल, ओके। ठीक है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन, ओके। और 2 उसमें विटामिन ई के कैप्सूल। ये एक जेल फॉर्म के अंदर आप फ्रिज में रख सकते हैं हम इसको बनाकर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसको फ्रिज में आप रखें, ये आपके 8 दिन 10 दिन निकाल जाएगा, फिर दोबारा फ्रेश बना लें। आपने जो है वो फेस वॉश किया है, फेस वॉश करने के बाद ये वाली जेल थोड़ी सी इसके अंदर, अगर आप एक चुटकी कफूर की, 1 चुटकी मेंथोल की डाल देंगे, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा थोड़ा स्किन के लिए। हाँ जी, सपोज ठीक अगर है। 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल है, उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, ओके। 1 चुटकी कफूर, 1 चुटकी मेंथोल। क्या बात ये अगर आप सुबह में फेस को वॉश करके लगा लेते हैं, ये आपके जो है वो पोर्स को- बेहतरीन सन ब्लॉक है। सन ड्राई ब्लॉक। कीजिए अपनी स्किन को, उसके बाद फाउंडेशन लगाइए, प्रॉपर मेकअप कीजिए, जी। आपकी स्किन भी प्रोटेक्ट रहेगी और धूप से भी बचे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने भाई 15 मिनट में इतने सारे हमें टिप्स दे दिए हैं कि हम धूप से भी बच सकते हैं, अपनी स्किन को भी अच्छा रख सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं अंदर से भी और बाहर से भी। तो नाजरीन, ये था, आप इस गर्मी के मौसम में खुद को बचा सकते हैं, गर्मी से, धूप से, सनबर्न से, ताकि इचिंग से भी, और फ्रेश नजर आ सकते हैं। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक की हिम्मत, जाइए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब वक्त हो गया है कुछ चखारेदार खबरें, कुछ गॉसिप्स और कुछ अंदर की बातें जान लेने का। तो कुछ ऐसे राज जिनकी हकीकत सभी जानना चाहते हैं, और ये सब कुछ हम आपको बताते हैं अपने शोबिज़ के सेगमेंट में।
जी हाँ जनाब, गर्मी का मौसम है और ख़बरें भी गरम गरम है। एक तरफ बुशरा अंसारी साहिबा और डकी भाई की लफ्जी जंग में दीगर फनकार भी कूद पड़े, तो दूसरी तरफ तवील इंतज़ार के बाद कैफी खलील का नया गाना भी रिलीज़ हो चुका है, जिसमें उनके साथ तुलसी कुमार भी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। और इस तरह बहुत सारी खबरें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ हारून भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त हारून। अच्छा बताइएगा, इस आगाज करते हैं इस हफ्ते के बेस्ट ड्रामा से। मुझे बताइए कि इस हफ्ते का बेस्ट ड्रामा कौन सा है, कौन सा हिट जा रहा है? अच्छा, मुझे तो आजकल परवरिश ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, ये शाम का ड्रामा है और एक फैमिली की कहानी है। दो भाइयों की फैमिलीज एक घर में सेट होने की, एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हैं। अरशद महमूद साहब, शमीम हिलाली, समर जाफरी, आइना आसिफ, नुमान इजाज, सवेरा नदीम, आप जिसका नाम लें, खूबसूरत खूबसूरत एक्टर्स हैं। छोटी मोटी नोक झोंक है और बहुत मज़े की कहानी है। मुझे लगेगा कि जब ऑडियंस देखेंगे तो वो ये समझेंगे कि ये हर घर की कहानी है। कुछ तो डायलॉग्स काफी नॉटी भी लगे जी, और वो जो है ना कि और जनरेशनल गैप भी नजर आया हारून। ये जनरेशन का जो गैप है, प्रोसेस करने की जो रिक्वायरमेंट अब यंग जनरेशन की है, जेन जी जिसको कहते हैं, तो वो जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरे भी घर में 2 टीनेजर्स हैं, तो मुझे पता है कि उनको भी हर चीज़ जो है ना उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा हारून, एक नया फैशन है। बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा लग रहा है और कास्ट भी बड़ी अच्छी है। हमें ये बताएं कि एक्टिंग की अगर बात कर लें तो इस हफ्ते किसकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है? अच्छा, कम ही ऐसा होता है कि ड्रामा आने से पहले ही एक्टिंग की तारीफ होना शुरू हो जाए, और वो इस केस में हो रहा है कि बहरूपिया ड्रामा आने वाला है और उसमें फैसल कुरैशी जो है वो 6-7 किरदार इकट्ठे अदा कर रहे हैं। तो फैसल कुरैशी साहब की अदाकारी के बारे में कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है वो धूम मची हुई है कि ये ड्रामा एक बहुत यादगार ड्रामा होने जाना है। और वो उसकी वजह ये होगी कि फैसल कुरैशी साहब जो है वो एक्टिंग बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कल परसों ही जाहिद अहमद साहब ने एक खसूसी पैगाम दिया और फैसल कुरैशी को जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया। तो फैसल कुरैशी हम जानते हैं, खई, बशर मोमिन, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, तो ये वही फैसल कुरैशी हैं। और अब जब वो अपने पूरे जलवे के साथ एक ही ड्रामे में 6-7 किरदार अदा करने जा रहे हैं, तो वी कांट वेट फॉर दिस ड्रामा। चलें हारून, हारून, हम जो देख के जितना समझे ये कोई बचपन से जो है वो ट्रॉमा चल रहा है और उसके बाद फिर जो है 6-7 रूप इसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अभी फैसल का एक और ड्रामा भी आ रहा है, राजा और रानी। उसमें भी फैसल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब ये हम देख रहे हैं कि ये 2 ड्रामों में फैसल को भरपूर अदाकारी दिखाने का मौका मिल रहा है और फैसल इंशाल्लाह और फैसल वैसे भी काफी टाइम बाद ड्रामाज में आ रहे हैं और डेफिनेटली इनकी अदाकारी की कोई मिसाल नहीं है, बेहतरीन अदाकार है। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। जी जी खैर, मैं 1 मिनट बाद ये बता दूं कि फैसल मेरे लिए पर्सनली बड़े इंस्पायरिंग है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह फैसल ने एज को जो है वो डिफीट किया है, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। नो डाउट। अच्छा हारून, मजीद आगे चलते हैं, बात करते हैं कैफी खलील का नया जो गाना है वो रिलीज हो चुका है। ये बातें ही थी, बातें हो रही थी कैफी खलील और हम बातें कर रहे थे। लेकिन हारून, आपको इनकी कोलैबोरेशन कैसी लगी? अच्छी है जी, तुलसी की आवाज़ अच्छी है और कैफी का अपना स्टाइल है। सहर बहुत अच्छी लग रही है वीडियो में। तो अच्छा लगा ये गाना, फ्रेश सा एक फील है। जबरदस्त। और अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी फाइट की भी बात कर लेते हैं हारून, क्योंकि खबरें गर्म है जी, लड़ाई की। गॉसिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा, बुशरा अंसारी साहिबा के बयान पर आपको पता ही है डकी भाई ने एक जवाब दिया था जो कि समहाउ नहीं पसंद आया नाजरीन को, शायकीन को। ये सारा मामला क्या था, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा जी, मैं ये देखता हूँ बुशरा अंसारी का, मैं व्लॉग जो है वो जो भी वो यूट्यूब के ऊपर डालती हैं, डेली डालती हैं, मैं वो अक्सर देखा करता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि बुशरा जी को क्या हुआ कि उन्होंने यूट्यूबर्स की और फैमिली व्लॉगर्स की जो है वो इस तरह तज़हीक की अपने कमेंट में। और फिर जाहिर है कि डकी भाई ने उस इंटरव्यू में जब उनको वो क्लिप सुनवाया गया तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब भी दिया।
और उन्होंने कहा कि ये बुशरा अंसारी कौन है, मैंने नहीं जानता, मैं इनकी शक्ल देखी हुई है लेकिन मुझे नाम याद नहीं। तो उसके ऊपर जो है वो सब लोग हैरान हुए कि डक्की को बुशरा अंसारी के बारे में कैसे नहीं पता। मुझे लगता है कि बुशरा ने भी थोड़ी सी ज्यादती की, उनको ज़रूरत नहीं थी। जब वो खुद भी डेली व्लॉग्स करती हैं तो फिर क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की बात करने की। और डक्की ने भी बुशरा को ना पहचान कर एक पैगाम देने की कोशिश की, लेकिन जो डक्की ने बात की वो मुझे ठीक लगी। उन्होंने कहा जी अब ज़माना बदल गया है, अदाकारों को अब ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया या न्यू एज मीडिया या डिजिटल मीडिया जो है ये एक रियलिटी है और इसके ऊपर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स। और हारून, हमने ये अभी रिसेंटली देखा है कि वो फहद मुस्तफ़ा और रजब भट्ट के दरमियान भी कोई गर्मा गर्मी हुई थी और उस पर भी बहुत ज़्यादा तकसीम नजर आई थी। जी बिल्कुल ऐसी ही बात हुई थी। और अभी फजीला ने, नुमान हबीब ने, शमून अब्बासी ने, इन्होंने दोबारा इसके ऊपर अपना टेक दिया और कहा कि जी डक्की जो है उनको बुशरा अंसारी का जाहिर है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री में, तो उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। डेफिनेटली हारून, वो जो जुमला था ना, ये कौन है मैंने नहीं जानता, वो एक पैगाम था नाराजगी का, खफा होने का, ज्यादा तकलीफ था। डक्की ने, आपकी बात से मैं मेरे हाल में सहमत हूँ, क्योंकि डक्की ने समहाउ सही बात की और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने कहा हानिया आमिर भी तो हैं, उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पर स्क्रीन से थोड़ा सा ब्रेक लेके सोशल मीडिया अडेप्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको पता है वक्त बदल रहा है। बिल्कुल ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं है। नजफ, आप देखेंगी कि लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं और कन्वेंशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं। तो एक्टर्स जो हैं वो अब उनका स्पेक्ट्रम बढ़ गया है और वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें। अच्छा हारून, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चले जरा माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, मौसीकी की बात करते हैं, से निकलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा गॉसिप्स हो गई, अंदर की खबरें आ गई। राहत फतेह अली खान के बेटे शाहजमान की कवाली के जनाब खूब चर्चे हो रहे हैं, क्या डुएट है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, आप किस तरह पसंदीदगी का इजहार करेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारे यहाँ जो क्लासिकी मौसीकी कव्वाली का फ़न है वो नस्ल दर नस्ल चलता है। और एंड इट्स वेरी हार्टनिंग टू नोट कि अब ये जो है नस्ल जो है इसमें अगली नस्ल के पास भी ये फ़न आ गया है। शाहजमान ने अभी मैनचेस्टर में परफॉर्मेंस की और लोग जो थे वो इंथ्रॉल्ड थे, बिकॉज शाहजमान के अंदर वो झलक नजर आई जो नुसरत साहब के अंदर नजर आती थी। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और नुसरत फतेह अली खान साहब की याद आ रही है, वाकई झलक नजर आई। दिल जो है वो खुश हो रहा है कि हमें अगली कई दिहाइयां और ये मौसीकी। और हारून, सबसे मजे की बात ये है कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक है ये हमारे खून में है। शाम 84 घराना हो, पटियाला घराना हो, मतलब म्यूजिक कहाँ से चलता आ रहा है, क्लासिकल स्पेशली। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से नए ड्रामाज जो हैं वो आ रहे हैं, उनके बारे में हमें बताइए, और साथ ही साथ शायकीन को किन ड्रामाज का इंतजार है ये भी बताइएगा। ये बिल्कुल हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब हर हफ्ते जो है मैं आपको एक नए ड्रामा, आने वाले ड्रामे के बारे में बताऊंगा। और इस हफ्ते जो है हम बात करेंगे मैं मंटो नहीं। हुमायूं सईद का ड्रामा है, सजल अली हैं, अजान है इसमें, अजान समी खान। और मज़े की बात यह है कि खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ ड्रामा है, तो बड़े डरते डरते इसका जिक्र करना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है ये नदीम बेग साहब इसकी डायरेक्शन कर रहे हैं, तो होपफुली ये सुन मेरे दिल वाली कहानी नहीं होगी कि खलील साहब बाद में ड्रामे से जो है वो ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें। तो ये होपफुली एक अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि ये सजल ने अभी जिस तरह बताया कि ये हुमायूं सईद ही थे जिन्होंने पहली दफ़ा सजल को एक्टिंग और एक मेन कैरेक्टर में एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी। तो अब ये दो बड़े स्टार्स साथ आ रहे हैं। सजल को हमने पहले अजान के साथ इश्क ला में देखा था, तो अब ये एक बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर। मैं मंटो नहीं, इंशाल्लाह बड़ी ईद के आसपास ये ड्रामा देखने को मिलेगा स्क्रीन पे एंड ऑडियंसेस व्यूअर्स आर रियली एक्साइटेड अबाउट। और इसकी कहानी तो जो भी होगी, नाम ही बहुत बड़ा है ड्रामे का और कास्ट बड़ी अच्छी है, तो बड़ा बेसब्री से यकीनन इंतजार। और आपने बता ही दिया कि फिर कौन सा बेहतरीन ड्रामा जो है वो आने वाला है। शायकीन जो है वो इसको जनाब इंतजार करेंगे, क्यू लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जो ही आएगा इसको देखेंगे। और जब कास्ट ही इतनी बेहतरीन हो तो क्या ही बात है। तो अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, शुगर यानी ज़ियाबितस अब सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि पाकिस्तान में तेज़ी से फैलती हुई एक ख़ास और खामोश किस्म की वबा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 3.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ज़ियाबितस जैसे मुहलिक मर्ज का शिकार हैं और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। सबसे ख़तरनाक बात यह कि बहुत से लोग इस बीमारी को एक लाइफ टाइम मसला समझकर कबूल कर लेते हैं। दवाएं, इंसुलिन और परहेज़ उनकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं।
लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस मरज़ को शिकस्त दी बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को भी तब्दील कर दिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस मारूफ सेल्स ट्रेनर की जिन्होंने खुद 18 साल शुगर की दवाइयाँ खाई हैं और उसके बाद एक ऐसा गैर रवायती, नेचुरल और सादा रास्ता अपनाया और कि उनकी शुगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी और फिर उन्होंने सोचा कि दूसरों को भी इसी राह पर लाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातेह ज़ियाबितस अशरफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। अशरफ साहब, 18 साल डायबिटीज़ की मेडिसिन आपने खाई हैं और उसके बाद आपने उसको रिवर्स किया एक नेचुरल प्रोसेस से। ऐसा आपने क्या इजाद किया, ऐसा कैसे आपने शुगर को शिकस्त की? मुझे खुद इस बात की डिस्कवरी 18 साल बाद हुई कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। वरना हम इसको एक तो फैमिली डिजीज समझते रहे, इसको इनहेरिटेंस में हम समझते हैं, हम इसको हार्मोनल डिजीज समझते रहे। डॉक्टर कहते रहे कि जी आपका लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बना रहा, जिसकी वजह से ये आपको बीमारी हो गई है। जबकि बुनियादी तौर पे ये एक ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। जो डाइटरी डिसऑर्डर हो उसका इलाज भी डाइट को करेक्ट करने से होगा। बिल्कुल ठीक। डाइटरी डिसऑर्डर का इलाज मेडिसिन के साथ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो एक मिसकंसेप्शन टाइप 2 के लोगों में पाई जाती है कि लबलबा आपका पूरा इंसुलिन बना नहीं रहा। टाइप 1 में तो लबलबा बनाता ही नहीं इंसुलिन, जिसको बाहर से दी जाती है। टाइप 2 में लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बनाता। ये यूँ समझ लें कि इंसुलिन बेचने वालों ने, बनाने वालों ने ब्रेन वॉश किया लोगों को। 18 साल तक मैं ये समझता रहा कि मेरा लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बना रहा, जिसकी वजह से वो मुझे दवाइयाँ भी वही देते रहे जिससे लबलबा इंसुलिन ज़्यादा बनाता है। ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं करवाता। ठीक है ना, मेरा अगर आपने जिगर की हेल्थ चेक करनी हो तो टेस्ट करवाएंगे, गुर्दों की हेल्थ चेक करनी हो तो टेस्ट करवाएंगे, शुगर देखनी हो तो टेस्ट करवाएंगे, HbA1c करवाएंगे। आज तक किसी डॉक्टर ने ये टेस्ट नहीं करवाया कि यार आपका लबलबा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आज डॉक्टर से मैं पूछता होता हूँ कि क्या आपको कोई इस्तिखारा आपने किया था, कोई ख्वाब में आया था कि अशरफ चौधरी का लबलबा ठीक नहीं कर रहा। सी पेप्टाइड एक टेस्ट है जो 10 घंटे की फास्टिंग पे करवाया जाता है, जो बता देता है कि आपका लबलबा कितनी इंसुलिन बना रहा है। मज़े की बात यह है कि टाइप 2 में लबलबा कम इंसुलिन नहीं बनाता, आम बंदे की निस्बत ज़्यादा बनाता है। मतलब अगर आप दोनों को डायबिटीज़ नहीं है ना तो, और मुझे किसी ज़माने में डायबिटीज़ थी, या एक बंदा हम डायबिटिक ले लें, उसका लबलबे का टेस्ट करवा लें, आपका करवा लें, वो आप दोनों के बराबर इंसुलिन एक बंदा जनरेट कर रहा होगा। सही है। अच्छा, ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि जब ज़्यादा इंसुलिन बन रही है तो शुगर क्यों हो रही है? ये बीमारी ही इंसुलिन की ज़्यादती की है। इंसुलिन की ज़्यादती से होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको ऐसे मिसकंसेप्शन, हाँ, ठीक है, कि एक गेस्ट आपके पास आया, आपने बड़ी गर्मजोशी से उससे बात की, ठीक है, चला गया, 1 घंटे के बाद दोबारा आ गया, अब वो गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे आप। 1 घंटे के बाद दोबारा आ गया, अब गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे, अब आप रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब इंसुलिन बार बार निकलती है, ज़्यादा निकलती है, सारा दिन एलिवेटेड रहती है, तो आपकी अपनी ही बॉडी उसको कहती है प्लीज स्टॉप। ठीक है, इंसुलिन का काम होता है आपके खून से शुगर को उठा के सेल्स तक लेके जाना। सही। अच्छा, सेल्स ऑलरेडी, फिर ये क्या माजरा है कि डॉक्टर्स आपको इंसुलिन के इंजेक्शन देने लग जाते हैं और आप लेते हैं? मैं इस पे ना पूरे पाकिस्तान के मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। ठीक है, जो डॉक्टर अपने मरीजों को पिछले 20 साल से इंसुलिन लगा रहा है और वो टाइप 2 का मरीज है जी सर, उसकी इंसुलिन हमारे डॉक्टर, जो मेरे पैनल के डॉक्टर हैं, 10 दिन में उसकी इंसुलिन छुड़वा देंगे। 10 दिन के 10 दिन भी मैंने सेफ साइड ली है। सर, एक टेस्ट करवाना है सी पेप्टाइड का, अगर उसकी इंसुलिन ठीक है, मेरा ख्याल है अगले लम्हे उसकी आधी कर दी जाएगी, 2 दिन के बाद उसकी बंद कर दी जाएगी, मेडिसिन पे ले अच्छा अशरफ साहब, हमें ये बताएं कि हम अब बात कर रहे होते हैं जिस तरह से हमारी जो ईटिंग हैबिट्स, आपने कहा ये ईटिंग डिसऑर्डर है। बिल्कुल, हमारी हैबिट्स इस तरह है कि जनाब हम पराठे खा लेंगे, नान खा लेंगे, फिर हम साथ कहते हैं ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए भाईजान चाय में मेरी चीनी नहीं डालेंगे। अच्छा, एक और भी क्या कनेक्शन है? ब्राउन शुगर डाल दीजिए, ब्राउन शुगर डाल देना, शक्कर डाल। अच्छा, ये क्या मामला है? और फिर ये भी बता दें कि अगर किसी की शुगर लो हो गई है तो क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? आपके 2 सवाल हो गए कि शुगर पहले हाई हो गई, कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्ट, ठीक है। देखें, जो डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है आपके खून में या आपकी बॉडी में, हम खून की बात नहीं कर रहे, पूरी बॉडी की बात करें, बॉडी में शुगर का बढ़ जाना, शक्कर का बढ़ जाना शुगर होती है। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ने का इलाज क्या है कि जहाँ से बढ़ रही है वो सुराख बंद कर दो, वो सोर्स बंद कर दो। ठीक है,
और वो कहाँ से आती है? खुराक से। अब खुराक में वो चीज़ें निकाल दो जो शुगर बढ़ाती हैं, ठीक है, और वो चीज़ें आप खाएं जो शुगर कम कर, जैसे शुगर कम बढ़ती है या बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है वैसे वैसे वो रिलीज़ कर रही है, ठीक है। मैं नाजरीन की आसानी के लिए, आप लोगों को आसानी के लिए कि आपको याद रह जाएगा, नाजरीन को भी याद रह जाएगा, 3 लेटर्स मैं बोलता हूँ, ठीक है। बस आपने अपनी खुराक से वो निकाल देने हैं, बाकी अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं, आपकी शुगर रिवर्सल की तरफ चल जाएगी, और वो है GPS। GPS जिंदगी से GPS निकाल दें। अब आप सोच, स्टैंड्स फॉर जी फॉर ग्रेन्स, ठीक है, जिसमें गंदम चावल आ गई, ओके, P फॉर पोटैटोज एंड S फॉर शुगर। एस फॉर शुगर। ये 3 सेकंड वाला जरा मुश्किल बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। अच्छा, जो सेकंड वाला ना पोटैटोज, अगर तो उसको आप सही तरीके से खाएं, मतलब उबाल के खा लें, जो उसको फ्रेंच फ्राइज बना के जो उसके साथ उसकी मॉडिफिकेशन प्रोसेसिंग करते हैं ना, और जिस तेल में पकाते हैं वो जहर बनता है। वो सारे तेल होते हैं वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल्स, ठीक है। सीड ऑयल, ये जितने भी कैनोला, सनफ्लावर हैं जी, ये जब से तकरीबन 60-70 साल से ये चले हैं, इससे बड़ी साजिश ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुई होगी डाइट के बारे में। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ये सीड ऑयल क्रिएट करते हैं। 1960 में एक साइंसदान था, उसका नाम था एंसल कीज, उसने ये चीज़ फैलाई थी कि जो सैचुरेटेड फैट, जो एनिमल फैट्स हैं, जैसे देसी घी है, बटर है, ये खाने से दिल के दौरे पड़ते हैं, आप ये खाओ, ठीक है। एंड दैट पर्सन, आज ये प्रूव हो चुका कि ही वॉज फंडेड बाय द बिग फार्मा एंड द बिग फूड, ठीक है। जितनी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होती है वो सीड ऑयल से होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से आपको डायबिटीज़ होती है। अदरवाइज मुझे बताएं, दुनिया में 1980 से लेकर 1916 तक, 1980 से लेकर अभी 2016 तक जी, दुनिया में डायबिटीज़ की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ी है, क्वाड्रुपल हुई है। ऐसी क्या चीज़ हुई है? 1980 से लेकर 2016 तक सिर्फ लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हुआ है, फास्ट फूड आई है। आज किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाएं, जितनी भी आपको खाने की चीज़ें मिल रही होंगी, आप जस्ट इमेजिन करें कि 100 साल पहले थी ये नहीं, 100 साल पहले ये बीमारियां मिली। और आजकल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो, हर जगह बेकरी शॉप, बेकरी, हर जगह बेकरी शॉप। लाहौर में मेडिकल स्टोर्स के अंदर अब तो बेकरी, हाँ बिल्कुल, मेडिकल स्टोर में डंकन डोनट रखे होंगे, डंकन डोनट रखे होंगे, ठीक है। इस वक्त एक तरफ से आप बीमारी खरीदे, दूसरी तरफ से बीमारी तो का इलाज। यही तो सिनर्जी है, यही तो कोलैबोरेशन है, बिग फार्मा, बिग फूड, यही तो सारी कोलैबोरेशन है ना। लाहौर में पिछले 20 से 25 सालों में 2 बिजनेस फ्लरिश हुए हैं, एक बेकरीज का, दूसरा फार्मेसीज का, ठीक है। हर जब भी कोई नया टाउन बनता है वहाँ पे सबसे पहले इन्हीं की फ्रेंचाइजेज आती हैं। एक बेकरी होगी, साथ में फार्मेसी होगी, बेकरी होगी, फार्मेसी होगी, इन दोनों की कोलैबोरेशन। आज अगर आप अपनी फूड चेंज कर लें, नेचुरल फूड पे चले जाएं, मैं आपकी वसातत से नाजरीन को बताना चाहूँगा कि जो गंदम हम आप खाते हैं, ये वो वाली गंदम नहीं है जो हमारे दादा ने खाई थी, ठीक है ना। ये वो गंदम है, ना ये चक्कियाँ हैं, ना वो प्रोसेसिंग का तरीका है। अशरफ साहब, माजरत, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो आप पैगाम देना चाह रहे हैं आज भी आपने दिया, हम इंशाल्लाह दोबारा भी बुलाएंगे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना अभी कंप्लीट हमारे तक नहीं पहुंची। और दूसरा, लोग बहुत ज्यादा जो है ना कई अरसे से शिकार है ज़ियादती का, और इससे छुटकारा चाहते हैं, तो हम आपकी खिदमत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही मुझे और नजफ को इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।